तो अभी हमने देख लिया कि आईएमएफ और आपका वर्ल्ड बैंक भी पढ़ लिया साथ साथ में। अभी मैं उससे आगे बता रहा हूँ कि बच्चे अगर आपसे प्रश्न आएगा कि सर 2019 का हरित रत्न पुरस्कार किसको दिया गया, तो ये दिया गया है डॉक्टर एन कुमार को। किसको दिया गया? डॉक्टर एन कुमार को दिया गया है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं बच्चों। तो सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 2020 का जो पुरस्कार अवार्ड है किसको दिया गया है बच्चों? तो ये दिया गया है शक्तिकांत दास को दिया गया। और शक्तिकांत दास कौन है गाइस? आपको पता है ये वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। ठीक है गाइस, ये देखिए मतलब सिंगल पॉइंट्स हैं, हो सकता है इनमें से आ जाए। एक पॉइंट मान लीजिए जैसे ये है कि देश का पहला एनिमल वॉर मेमोरियल कहां पे ओपन किया जा रहा है? कहां पे ओपन किया जा रहा है बच्चों? तो किया जा रहा है कि ये मेरठ में। कहां पे? मेरठ में, यूपी में। ठीक है गाइस, एक क्वेश्चन और आ सकता है यहां पे, डायरेक्टली सिंगल क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर तो जो दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर किस राज्य में ओपन किया जा रहा है बच्चों? तो ये बन रहा है तेलंगाना में। तेलंगाना कहाँ पे गाइस? तो याद रखेंगे तेलंगाना में दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर ओपन हो रहा है तेलंगाना में। एक और आपका देखिए, यहां से मैं इंटरेस्टेड पॉइंट समझा रहा हूं, उसको थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। इंटरेस्टेड पॉइंट यहां से गाइस ये है कि मेडागास्कर चलिए, तो बच्चों मेडागास्कर में क्या कर रहे हैं कि मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान करने के लिए क्या गया? मानवीय सहायता और राहत प्रदान करने के लिए क्या था बच्चों? एक ऑपरेशन चलाया गया है। तो ये जो ऑपरेशन है बच्चों, पहली बात जो ऑपरेशन चलाया गया है, इस ऑपरेशन का आपसे नाम पूछा जा सकता है। तो ऑपरेशन का नाम है बनीला। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा आता है ये ऑपरेशन चलाया किसके द्वारा है? तो बच्चों ये भारतीय नौसेना के द्वारा, इसलिए थोड़ा सा फेमस है। यानी कि क्यों खास है कि सर मेडागास्कर में, प्रश्न अगर आपसे ये भी आ सकता है कि भारतीय नौसेना के द्वारा बनीला जो मतलब मानवीय सहायता में राहत प्रदान करने वाला ऑपरेशन है, कहां पे बच्चों? मेडागास्कर। ठीक है गाइस, चलिए तो अब हम बात करेंगे 10 फरवरी। कब की गाइस? 10 फरवरी 2020 की कुछ घटनाएं हैं। चलिए यहां से सबसे पहले मैं आपको स्मॉल पॉइंट समझा दूं। पॉइंट नंबर 1 इसमें, पॉइंट नंबर 1 है ESPN से रिलेटेड। ESPN का मतलब ठीक है, तो ये जो आपका देखिए ESPN जो है, तो ESPN का कप्तान किसे चुना है? तो कप्तान किसे चुना गया? अगर कप्तान किसे चुना गया तो याद रखेंगे इयोन मॉर्गन को चुना गया। और इयोन मॉर्गन कहाँ के हैं बच्चों? ये इंग्लैंड के हैं ये। अगर किसी बच्चों को ये बात नहीं समझ में आ रही तो बच्चे नॉर्मली याद रख लीजिए कि देखिए एक आपका यूनिटी है ESPN के नाम से, जिसने क्या काम किया कि क्रिकेट इन्फो पुरस्कारों में वर्ष 2020 का सर्वश्रेष्ठ कप्तान किसको चुना है बच्चों? कि वो इयोन मॉर्गन को चुना है। बस इतना सा याद रखेंगे। ठीक है गाइस, सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड के बिजनेस स्टैंडर्ड के जो देखिए इफको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, देखिए एलुमनी एसोसिएशन के सर्वश्रेष्ठ बिजनेस एंड इकोनॉमी का जो अवार्ड 2020 है वो किसको दिया गया? सोमेश झा को दिया गया। ठीक है गाइस,
बच्चे मैं आगे अगर बात करूं जर्नली में, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए अंडमान निकोबार के रेफरेंस में कि अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह के पास में क्या कर रहा है बच्चों, कंबोडिया में एक जगह है जिसका नाम है कोहकोंग। इस स्थान पर चाइना अपना नौसैनिक अड्डा बना रहा है। तो प्रश्न आ जाएगा कि बताइए कि चाइना अंडमान निकोबार के पास में कहाँ पे अपना अड्डा बना रहा है नौसेना का, तो कहाँ पे बना रहा है बच्चों के कोहकोंग स्थान पे। उसके बाद में बच्चे देखिए एक राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय जो इलाहाबाद यूपी में पड़ता है, इस कॉलेज ने अनाउंसमेंट किया कि किन्नरों को फ्री एजुकेशन कराएगा। ठीक है इस चलिए उसके बाद में मैं बता रहा हूँ, देखिए वर्ष 2018 और 19 के मध्य सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनी कौन सी है बच्चों, ओएनजीसी। तो ये प्रश्न आएगा कि वर्ष 2018 और 19 के मध्य में सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली कौन सी कंपनी है गाइस, तो ओएनजीसी है। ओएनजीसी की फुल फॉर्म देखिए ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। और याद रखेंगे बच्चों इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर है देहरादून में। कहां पर गाइस, देहरादून में है। और टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑयल का 70% आपका क्या होता है, ओएनजीसी कंपनी प्रोड्यूस करती है। और गैसेस का 60% आपका गैस प्रोड्यूस करती है कौन सी कंपनी बच्चों, ओएनजीसी। क्या बात समझ में आ गई। चलिए तो मैं इससे आगे बात कर रहा हूं। क्या सीख लिया कि बिहार जल जीवन हरियाली अभियान का उप मिशन निदेशक किसको चुना गया, अजीत कुमार को चुना गया यहाँ पे। ठीक चलिए आगे देखते हैं। चलिए गई तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं बच्चे। तो सबसे नेक्स्ट पॉइंट में बता रहा हूं आपसे मैं कि FIH की सर्वश्रेष्ठ तो लाल रेंज सीमी को चुना गया गाइस। और ये आपसे ये भी प्रश्न आ सकता है बच्चों कि लाल रेंज जो सीमी है ये कहाँ की है, तो बच्चों ये आइजोल की है। कहाँ की है, आइजोल की है। और आइजोल कहाँ पड़ता है बच्चों, ये मिजोरम में, मिजोरम। समझ में आइए गाइस यहाँ से। चलिए अब आप पूछिए FIH क्या है बच्चों, FIH का मतलब है, ठीक है गाइस, और इसकी स्थापना जो हुई थी, ठीक है गाइस। चलिए तो यहां से सब चीजों में से अहम प्रश्न यही है आपका कि FIH की सर्वश्रेष्ठ देखिए उदीयमान जो महिला खिलाड़ी 2019 किसको चुना गया गाइस, तो वो है आपका लारेन सीमा और सीमी। और ये कहाँ की है, ये आइजोल की है, आइजोल यानी कि द कैपिटल ऑफ मिजोरम। ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। आपसे पूछा जाएगा ये हुआ है बीजेपी में, कौन सी पार्टी में, बीजेपी में। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि झारखंड विकास मोर्चा जिसका हाल ही में बीजेपी में विलय हुआ, इसके मतलब अध्यक्ष कौन थे, हेड। खेलो इंडिया कार्यक्रम। तो ये जो कार्यक्रम है गाइस, इसमें फर्स्ट टाइम किस खेल को शामिल किया गया है, आपसे ये पूछा जाएगा। तो किस खेल को शामिल किया गया है, तलवारबाजी को। ठीक है गाइस। चलिए गाइस तो अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे देखिए अभी एक पॉइंट यहां से आ रहे हैं, पॉइंट नंबर 1, मुंबई हमले का जो सरगना था, मुंबई हमले का सरगना, तो जो मुंबई जो हमले का सरगना था ना, उसका नाम था हाफिज सईद। सभी को पता होगा जनरली, हाफिज सईद। तो इन्हें अभी हाल ही में पाकिस्तान की क्रिमिनल जेल ने इनको क्या था, कुछ सजा सुनाई, कितने साल की, तो बच्चों इनको 11 साल की सजा हुई है। इस बंदे को कितने साल की सजा हुई है, 11 साल की। ठीक है गाइस। चलिए पॉइंट नंबर सेकंड पॉइंट के बारे में अगर हम समझेंगे तो बच्चे सेकंड पॉइंट बहुत थोड़ा सा पेचीदा है। पेचीदा पॉइंट एक्चुअली क्या है, आपसे पूछा जाएगा असम से संबंधित, किससे रिलेटेड, असम बोडो संगठन, बोडो संगठन। तो अभी हाल ही में असम में जो बोडो संगठन हुआ है बच्चों, तो ये पूछा जाएगा जो बोडो संगठन हुआ है, तो इस मतलब वहाँ पे क्या हुआ था कि एक इसका समझौता हुआ बोडो संगठन के साथ में
असम की गवर्नमेंट का प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट का, एक तरह से कह देंगे बोडो ऑर्गेनाइजेशन प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट और आपका असम गवर्नमेंट, इनके बीच में एक कॉन्फ्रेंस, आपका एक समझौता हुआ है। वो समझौता कौन से नंबर का है? तो ये जो समझौता हुआ है बच्चों, ये तीसरा समझौता है। कौन सा समझौता है? तीसरा। अब ये तो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, चलिए मैं आपको समझाता हूं कि असम बोडो संगठन एक्चुअली है क्या। ठीक है गाइस, चलिए बोडो समझौता, देखिए गाइस मैं आपको नॉर्मल समझा रहा हूँ कि बोडो समझौते से रिलेटेड या ओरिएंटेड अगर एग्जाम में जो प्रश्न आएंगे वो क्या हो सकता है। ठीक है, सबसे पहली बात हम बात करेंगे किसके बारे में? असम के बारे में। तो चलिए असम से रिलेटेड छोटी छोटी चीज़ें जान लेंगे बच्चे कि असम की राजधानी क्या है। सभी को पता ही है जनरली कि दिसपुर है असम की राजधानी। ठीक है गाइस, दूसरा पॉइंट यहाँ से मैं वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव समझा देता हूँ बच्चे कि एडमिनिस्ट्रेटिव में कि असम का जो राज्यपाल है वो कौन है। तो बच्चों असम के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है जगदीश मुखी। ठीक है गाइस, तो ये हो गए वहाँ के राज्यपाल। उसके बाद में आपसे प्रश्न आ सकता है मुख्यमंत्री से रिलेटेड, बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा था ये, उनका नाम था सर्बानंद सोनोवाल। किस पार्टी के हैं ये? बीजेपी के हैं। ठीक है गाइस, चलिए और छोटी छोटी चीज़ सीखते हैं। चलिए पहला असम से रिलेटेड, पहले मैं आपको बता दूं बच्चों यहाँ का क्षेत्रफल कितना है, एरिया। ठीक है बच्चों, यहाँ का जो एरिया है 78438 वर्ग किलोमीटर है, बस इतना सा है। टोटल डिस्ट्रिक्ट कितना है बच्चों यहाँ पे? अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो 33 डिस्ट्रिक्ट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पे जनसंख्या कितनी है, पॉपुलेशन कितना है, तो यहाँ की जो जनसंख्या है बच्चों जनसंख्या है इसकी इतना। ठीक है गाइस, चलिए डेंसिटी कितना है बच्चों? डेंसिटी है यहाँ पे 340 पर किलोमीटर। घनत्व, जनसंख्या घनत्व समझ में आइए। यहाँ से सबसे बड़ा जो शहर है, सबसे बड़ा शहर यहाँ का, तो वो क्या है बच्चों? गुवाहाटी। और यहीं पे कौन सा मंदिर है बच्चों? कामाख्या मंदिर। ठीक है गाइस, चलिए आपसे पूछा जाए कि जर्नली यहाँ के बारे में, तो चलिए मैं पहले विधानसभा से बात करता हूँ। यहाँ के विधानसभा, तो बच्चों याद लें विधानसभा में यहाँ पर कितना है? 126 सीट्स हैं। कितनी सीट्स हैं? टोटल 126 सीट्स हैं। उसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पर राज्यसभा की कितनी सीट हैं, तो 7 हैं। और यदि आपसे पूछा जाए लोकसभा की कितना सीट हैं, तो 14 सीट हैं लोकसभा की। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं किसके बारे में? बोडो समझौते के बारे में। सबसे पहला अगर मैं इसका इतिहास बात करूं बोडो के बारे में, तो एक्चुअली क्या है ना, बोडो एक आदिमवासी है या एक जनजाति है। बोडो आदिवासी ठीक है गाइस, तो जो बोडो आदिवासी है, तो असम में इन लोगों की जो पॉपुलेशन है, पी का मतलब है पॉपुलेशन, तो इनकी जो पॉपुलेशन है बच्चों 13,62,000 के समथिंग आसपास में है। ठीक है, और वो भी कौन से सेंसस के द्वारा, कौन सी जनगणना? 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या इतनी है। ठीक है, और याद रखेंगे सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए कि ये जो टोटल जनसंख्या वो असम की कुल जनसंख्या का 5 से 6% है बच्चों। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ जैसे असम के बारे में। असम को ये तो सभी को पता है बच्चों, वहाँ पे एक नदी है। कौन सी नदी आती है वहाँ पे? ब्रह्मपुत्र जो नदी है,
तो इस नदी के कौन सी डायरेक्शन में बच्चों? उत्तर डायरेक्शन में यहाँ पे 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट? 4 डिस्ट्रिक्ट। अब देखो इन डिस्ट्रिक्टों के नाम देख लीजिए। पहले डिस्ट्रिक्ट का नाम मान लो चिराग है, चिरांग, ये एक डिस्ट्रिक्ट है। एक डिस्ट्रिक्ट बच्चों ये है कोकराझार। एक डिस्ट्रिक्ट है यहाँ का बसका, ठीक है। और एक डिस्ट्रिक्ट इसका उदलगुरी, उदलगुरी। ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। जबकि मैंने आपको ये बताया बच्चों असम में टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट हैं, लेकिन जो बोडो आदिवासी इनकी मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो कहाँ कहाँ पर है? बसका में है, उदलगिरी में है, कोकराझार में है और कहाँ पे है? चिरांग में है। तो बोडो आदिवासी का क्या कहना है बच्चों? बोडो आदिवासी डिमांड कर रहे हैं कब से? चलिए इतिहास में बात करते हैं। मांग, अगर मांग की बात की जाए बच्चों इनके द्वारा, तो इन्होंने पहली बार जो मांग की थी तो 1967 और 68 से लोग मांग कर रहे हैं किसकी? अलग एक राज्य की, कि भाई बोडो आदिवासियों को एक अलग राज्य दिया जाए। कहाँ से? असम से। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब उसके लिए क्या था? अलग अलग लेवल पे बोडो आदिवासियों ने अपनी यूनिट्स बनाई हैं। बात समझ में आ गई यहाँ से। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आपसे पूछा जाए कि बोडो के द्वारा डिमांड की जा रही थी भारत सरकार से, तो पहली मांग जो पहला समझौता जो हुआ था ना, पहला समझौता गवर्नमेंट का, तो पहला अकॉर्डिंग पहला समझौता केवल मैं एग्जाम के ओरिएंटेड से बता रहा हूँ बच्चे कि पहला समझौता हुआ था 1993 के माध्यम से। उसके बाद में बच्चों सेकंड जो हुआ था, सेकंड हुआ था 2003 में। अब ये जो हुआ है नंबर 3rd नंबर का, तो अभी ये जो करंट का क्वेश्चन है कि अभी कौन सा नंबर का हुआ है, तो ये तीसरे का, तो ये 27 जनवरी को हुआ था बच्चों 2020 में। तो ये 3 समझौते हुए हैं। तो इसके माध्यम से क्या था, ये जो अलग राज्य की मांग कर रहे थे इनको हालांकि अलग राज्य नहीं दिया जाएगा, लेकिन इनके लिए बहुत सारी चीज़ें जैसे यहाँ पे जिन इन पर जो केसेस वगैरह चल रहे थे वो केसेस वगैरह इन पे समाप्त कर दिए जाएंगे। बात समझ में आ गई यहाँ से। तो ये वो एरिया है, ये असम की जानकारी हो गई। ये बोडो की हिस्ट्री है कि बोडो ने यहाँ से डिमांड करना स्टार्ट की थी। अलग अलग समय पे क्या था, इनकी डिमांड को स्वीकार करते हुए समझौते किए गए हैं। और फिर बोडो ने जब इनकी मांगों को पूरा ना किया गया तो बोडो आदिवासियों ने कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ संगठन बनाए हैं, जैसे मैं आगे समझाता हूँ। BSF के नाम से था, जिसको हम कहते हैं सिक्योरिटी फोर्स बना था बच्चों। ये ऑर्गेनाइजेशन बना था 1986 में। बात समझ में आ गई। इसी को प्रेजेंट में किस नाम से जाना जाता है? इसको वर्तमान में आप कहते हैं NDFB। किसके नाम से? NDFB के नाम से। ठीक है गाइस, तो एक तो आपका ये वाला हो जाएगा। उसके बाद में बच्चों एक और इनका है कि कई दफ़ा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि BLTF की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, ये क्या है, इसका मतलब है। अच्छा, इसकी फुल फॉर्म है बच्चों तो गाइज यहाँ से कुछ खास याद करने का मैटर नहीं है, जैसे मैंने आपको समझाया स्टार्टिंग में। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ पे आ जाओ कि सर बोडो समझौता ये था कि बोडो के द्वारा क्या था बच्चों, डिमांड हो रही थी एक अलग स्टेट की। ठीक है गाइज, ये लोग बहुत लंबे समय से संघर्ष करते रहे थे। कब से शुरू किए थे? 1986 और आपका 67 और 68 से इन्होंने डिमांड करना शुरू किया। तब अलग अलग जगह जाके क्या था बच्चों, इनके साथ में कुछ गवर्नमेंट ने कुछ समझौते किए हैं। तो पहला जो समझौता हुआ था 1993 2003, और ये जो अभी मोदी गवर्नमेंट में कौन सा हुआ था 27 जनवरी 2020 में तीसरा हुआ था। ठीक है गाइस, तो ये बोडो की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ कहाँ पर है ये पूछा जा सकता है यहाँ से। उसके बाद में मैंने आपको बता दिया कि बोडो के ऑर्गेनाइजेशन में ये इनके क्या हैं बच्चों, इनके एक तरह से कह सकते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन है जिनके माध्यम से क्या हो रहा था कि डिमांड की जा रही थी। ठीक है गाइस, और अगर हाँ एक क्वेश्चन और आ सकता है कि बच्चों इसका जो हेड है, मतलब इनको कौन संचालित कर रहा है, तो इन वर्तमान में उसका जो हेड है उसका नाम। अब मैं बात करूं करंट अफेयर में अगला नेक्स्ट पॉइंट। प्रश्न है बच्चों, अंतरिक्ष से आने वाली रहस्यमयी रेडियो सिग्नल की खोज
जो की गई है उन सिग्नल्स का नाम पूछे जा सकता है आपसे कि अभी हाल ही में अंतरिक्ष से आने वाली रेडियो की मतलब सिग्नल्स को खोजा गया, किस उनका क्या नाम है। चलो बस इतना याद रखना, ठीक है गाइस। अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट समझाता हूँ, यहाँ पे क्रिकेट से रिलेटेड है। एक प्लेयर है जिनका नाम है रॉबिन सिंह। क्या नाम है गाइस? रॉबिन सिंह। तो रॉबिन सिंह कौन है? ये इंडियन क्रिकेटर है। ये इंडियन क्रिकेटर है। तो रॉबिन सिंह को क्या किया गया है बच्चों? रॉबिन सिंह को यूएई का क्रिकेट निदेशक बनाया गया है। निदेशक बनाया गया। आपसे पूछा जाएगा कि एयू का जो क्रिकेट निर्देशक है वो किसको बनाया गया? तो रॉबिन सिंह को बनाया गया। क्या है ये? यूएई मतलब बच्चों यूनाइटेड अरब अमीरात। अरब अमीरात यानी संयुक्त अरब अमीरात। इसको हिंदी में क्या कहेंगे हम? संयुक्त अरब अमीरात बोलेंगे। इसकी राजधानी क्या है बच्चों? ये संयुक्त अरब अमीरात की अबू धाबी। अबू धाबी। चलिए राजधानी वगैरह समझ में आ गई गाइस। यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे। अगला पॉइंट है बच्चों दिल्ली विधानसभा चुनाव। दिल्ली विधानसभा चुनाव कब हुआ था बच्चों? चुनाव हुआ था 8 फरवरी 2020 को तो चुनाव हुआ, ठीक है गाइस। उसके बाद में आता बच्चों उसका परिणाम। परिणाम कब आया था? 11 फरवरी 2020 को परिणाम आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ सकता है आपसे, इस बार जो मतदान हुआ है कितने प्रतिशत मतदान हुआ है बच्चों? तो यहाँ पर इस बार 62.9% वोटिंग्स हुई है। लेकिन अगर जो पिछली बार 2015 में जब इलेक्शन हुआ था उस टाइम के कंपैरिजन में 4.88% की क्या हुई है बच्चों? गिरावट हुई है। गिरावट पहले चुनाव के अनुसार, चुनाव के मुकाबले। समझ जाएंगे ये बात यहाँ से। यानी कि इस बार जो इलेक्शन हुआ था तो उसमें वोटिंग क्या था बच्चों? पहले के मुकाबले कम हुआ है। अगला स्टेटमेंट है दिल्ली विधानसभा में कितनी सीट्स हैं बच्चों? तो पता होगा आई होप 70 सीट्स हैं। कितना सीट्स हैं? 70 सीट्स हैं। तो इन 70 सीट्स में से क्या था बच्चों कि आपको केजरीवाल को कितना सीट मिली थी बच्चों? 62 सीट मिली है। कितने में से? 70 में से। उसके बाद यानी कि 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और कितनी सीटें जीती हैं? 62। उसके बाद में बीजेपी ने जो चुनाव लड़ा था बच्चों, तो बीजेपी को पहली बात 8 सीटें मिली हैं और चुनाव लड़ा था 67 पे। तो ये प्रोमिनेंट है कि दिल्ली विधानसभा से कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा था? 67 पे लड़ा था। उसके बाद में बच्चों कांग्रेस को पहली चीज समझ लीजिए बच्चों, कांग्रेस को क्या था? 0 सीट मिली है। लेकिन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा था कांग्रेस ने? तो 66 सीटों पर चुनाव लड़ा था। समझ आ गया यहाँ से। चलिए, तो ये तो आपने जनरली चीजें सीख ली उसके बारे में। तो हुआ क्या था बच्चों? कांग्रेस को क्या था? 0 सीट मिली थी। इस वजह से कांग्रेस के जो दिल्ली प्रभारी थे ना, कांग्रेस चुनाव दिल्ली प्रभारी जो प्रभारी थे उनका नाम था बच्चों पीसी चाको। तो पीसी चाको ने क्या कर दिया था बच्चों? इस्तीफा दे दिया था। तो प्रश्न आएगा आपसे, दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बुरी हार के कारण कांग्रेस के किस दिल्ली प्रभारी ने इस्तीफा दे दिया था बच्चों? तो पीसी चाको ने अपना इस्तीफा दे दिया था। क्या बात समझ जाएंगे यहां से? तो ये यहां पे मतलब एक अहम क्वेश्चन बन जाता है हमारे पास। तो यहां से याद रखेंगे
माउंट उनका नाम क्या है बच्चों? उनका नाम है कामिया कार्तिकेयन। ये भी पूछा जा सकता है बच्चों ये कहाँ की हैं, तो याद रखेंगे ये मुंबई के हैं और इनकी एज है ओनली 12 इयर्स। इतने कम आयु की एज में इन्होंने क्या बच्चों ये हासिल किया उपलब्धि। नेक्स्ट पॉइंट पे अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार पूछा जा सकता है आपसे। गांधी पुरस्कार किसको मिला है बच्चों? ये मिला है आपका डॉक्टर NS धर्म शुक्ल को। धर्म शुक्ल को मिला है। ठीक, उसके बाद में क्वेश्चन आ सकता है बच्चों आपसे, प्रीस का जो सलाहकार किसको बनाया गया है? सलाहकार किसको चुना गया है बच्चों? सार्थक बेहुरिया को चुना गया है। ठीक है गाइस, ये पॉइंट याद रख लेंगे। तो यहां तक हो गया कहां पे हमारा 12 फरवरी तक का कंप्लीट हो गया गाइस। चलिए उसके बाद में आगे देखेंगे हम। तो ये हो गया 12 फरवरी तक कंप्लीट इस। 1 2 3 4 5 6 7